महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हर चीज को जितना संभव हो उतना सरल बनाया जाना चाहिए, पर उससे ज्यादा सरल नहीं। और आज की हमारी चर्चा पूंजीवाद बनाम समाजवाद कुछ ऐसी ही है। मतलब सतह पर देखो तो सरल लगती है, पर गहराई में उतरो तो बेहद जटिल। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर कह सकते हैं गहन चर्चा कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में और खास तौर पर भारत में लगातार बहस छिड़ी हुई है। पूंजीवाद और समाजवाद, क्या ये दो बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं? मतलब क्या हमें किसी एक को चुनना ही होगा, या फिर जैसा आइंस्टीन ने शायद इशारा किया, असली समझ कहीं बीच के रास्ते में एक सूक्ष्म संतुलन में है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के आधार पर इसका जरा आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि भाई भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो शुरुआत करते हैं अमेरिका से। वहां हाल में एक गैलेप पोल हुआ है और नतीजे बताते हैं कि पूंजीवाद को लेकर अमेरिकियों का जो नजरिया है वो ऐतिहासिक रूप से काफी नीचे आ गया है। सिर्फ 54% लोग ही सकारात्मक हैं, और खासकर युवाओं में ये देखने में आ रहा है कि समाजवाद की तरफ रुझान थोड़ा बढ़ रहा है। जैसे न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेताओं का उभरना, जो अप्रवासी और मजदूर समुदायों की बात करते हैं, वो इस बदलते माहौल का एक संकेत है। अब ये जो दुनिया भर में हो रहा है, ये भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज की ये चर्चा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब जीएस पेपर 3 के अहम हिस्से जैसे प्लानिंग, उदारीकरण, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, यानी जीएस पेपर 2 में जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दे हैं, और भारत की पूरी नीतिगत यात्रा को समझने में मदद करेगी। शुरुआती समाजवाद से लेकर 1991 के उदारीकरण और आज की जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत का सफर इन्हीं विचारधाराओं के ताने बाने से बुना है। हाँ, और प्रीलिम्स में भी जो आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े सवाल आते हैं, उनके लिए भी ये समझ काम किया। तो आज का हमारा मिशन क्या है? देखिए, मिशन ये है कि इन विचारधाराओं के जो लेबल हैं, पूंजीवाद, समाजवाद, इनसे आगे बढ़कर इनकी असली जटिलताओं को समझें। भारत का जो अपना अनोखा आर्थिक रास्ता रहा है, उसका विश्लेषण करें और ये जानें कि आज के भारत के लिए इन शब्दों का असल मतलब क्या है। चलिए, इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो ये जो अमेरिका में बदलाव दिख रहा है, पूंजीवाद को लेकर उत्साह कम होना, युवाओं का समाजवाद की ओर झुकाव, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच ये जो खाई गहरी हो रही है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हवा है या इसके पीछे कुछ और गहरा चल रहा है? देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक तरह से पीढ़ीगत असंतोष है, एक गहरी बेचैनी है। कई युवा, और सिर्फ युवा ही क्यों, बहुत से लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था कम से कम अपने अनियंत्रित रूप में सबके लिए बराबर मौके नहीं बना रही है। उन्हें लगता है कि ये सिस्टम ऐसा है जो पहले से ताकतवर और अमीर लोगों के हक में झुका हुआ है, और आम नागरिक, खासकर जो हाशिए पर है, वो पीछे छूट रहे हैं। वो जो एक भावना होती है ना कि सिस्टम रिग्ड है, वो बढ़ रही है। और इसकी गूंज शायद थोड़े अलग सुरों में भारत में भी सुनाई दे रही है। यहाँ तो खैर पूंजीवाद और समाजवाद का इतिहास और अनुभव बिल्कुल अलग रहा है। आज़ादी के बाद तो कई दशक तक हमारी पहचान नेहरूवादी समाजवाद से ही जुड़ी रही। बिल्कुल। आज़ादी के बाद भारत ने एक बहुत ही अनोखा रास्ता चुना था। लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर राज्य निर्देशित विकास, लक्ष्य सिर्फ आर्थिक तरक्की नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और सामाजिक बराबरी भी था। इसके मुख्य तत्व थे, एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिन्हें हम पीएसयूज कहते हैं, मतलब सरकार की बड़ी कंपनियां जो बुनियादी उद्योगों और सेवाओं में थीं। साथ ही पंचवर्षीय योजनाएं थीं जो अर्थव्यवस्था को दिशा देती थीं, और विदेशी निवेश को लेकर एक, कह सकते हैं, सतर्क रवैया था। जोर किसी वैचारिक कट्टरता पर उतना नहीं था जितना व्यावहारिक जरूरतों पर था। लेकिन इस मॉडल की भी अपनी सीमाएं थीं, है ना, जो 80 के दशक के आखिर और 90 की शुरुआत तक बिल्कुल साफ दिखने लगी। ऐसा क्या हुआ कि हमें इतने बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई? हाँ, कई समस्याएं एक साथ आ गई थी। एक तरफ तो वो जो नौकरशाही की जड़ता थी, अक्षमता थी, वो विकास की रफ्तार को रोक रही थी। दूसरी तरफ सरकार का खर्च आमदनी से कहीं ज्यादा बढ़ गया था, मतलब बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। जी। मतलब भारत के पास विदेशी मुद्रा लगभग खत्म हो गई थी, जिससे वो जरूरी आयात जैसे तेल वगैरह का पैसा चुकाने में भी मुश्किल महसूस कर रहा था। जी। इन सब ने मिलकर उस व्यवस्था को बदलने पर मजबूर किया, जिसे अक्सर लाइसेंस परमिट कोटा राज कहा जाता था। लाइसेंस परमिट कोटा राज, हाँ, वो दौर जब कोई भी छोटा मोटा उद्योग लगाने
या व्यापार करने के लिए भी अनगिनत सरकारी मंजूरियों और लाइसेंसों की जरूरत पड़ती थी और उत्पादन की सीमाएं भी तय होती थी। इसने कहीं ना कहीं उद्यमशीलता को रोका तो था ही। निश्चित रूप से। और इस जटिल व्यवस्था ने लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को भी बहुत बढ़ावा दिया। तो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए वो इसी पृष्ठभूमि में एक तरह से मजबूरी भी थे और एक अवसर भी। अर्थव्यवस्था को खोला गया, व्यापार के नियम आसान किए गए, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला और विदेशी निवेश का स्वागत किया गया। और बस यही से भारत में उदारीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ। बाजार की ताकतें अर्थव्यवस्था की मुख्य चालक बन गई। पूंजीवाद, जिसे पहले कुछ शक की नजर से देखा जाता था, अब वो भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान का इंजन माना जाने लगा। हमने देखा कि कैसे एक नया आत्मविश्वास से भरा मध्यम वर्ग उभरा, आईटी सेक्टर में क्रांति आ गई और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, है ना? जैसे अमेरिका में पूंजीवाद की चमक कुछ फीकी पड़ रही है, वैसे ही भारत में भी उदारीकरण के लगभग 3 दशक बाद एक नई तरह की बेचैनी या असंतोष नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वादे पूरे नहीं हुए? देखिए, उदारीकरण से भारत को फायदा तो बहुत हुआ, इसमें कोई शक नहीं। गरीबी कम हुई, लोगों की आय बढ़ी, जीवन स्तर सुधरा। लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ चिंताएं भी गहरी हुई हैं। एक बड़ी चिंता है बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की खाई का चौड़ा होना। दूसरी है वो जिसे रोजगारहीन वृद्धि या जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। जॉबलेस ग्रोथ, ये शब्द अक्सर सुनने में आता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अर्थव्यवस्था का साइज तो बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। मतलब विकास तो है, पर वो पर्याप्त रोजगार नहीं ला रहा। इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथों में सिमटता जा रहा है। ये सब मिलकर एक भावना पैदा कर रहा है कि भाई उदारीकरण का फायदा सबको बराबर नहीं मिला। वादा था सबके लिए समृद्धि का, लेकिन हकीकत कई लोगों के लिए अनिश्चितता और असुरक्षा भरी रही है। और इस असंतोष की आवाजें अब ज्यादा मुखर हो रही हैं ना? हम किसानों को देखते हैं जो कृषि में कॉर्पोरेट के बढ़ते दखल का विरोध करते हैं। हम गिग इकोनॉमी में काम करने वालों को देखते हैं। हाँ, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स या ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर्स। बिल्कुल, वो बुनियादी सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कामकाजी हालात की मांग कर रहे हैं। गिग इकोनॉमी मतलब जहां लोग परमानेंट नौकरी के बजाय छोटे छोटे प्रोजेक्ट या गिग पर काम करते हैं। फिर पढ़े लिखे युवा हैं, डिग्रियां हैं, पर अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही। इन सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो है कि क्या ये सिस्टम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के फायदे के लिए काम कर रहा है? यहीं पर भारत की स्थिति बहुत दिलचस्प और अनोखी हो जाती है। अगर हम आज भारत को देखें तो ये ना तो खालिस पूंजीवादी देश है, ना पूरी तरह समाजवादी। ये एक जटिल हाइब्रिड या कह लीजिए मिश्रित मॉडल है। यहाँ आपको एकदम मॉडर्न प्राइवेट अस्पताल मिलेंगे, तो साथ ही सरकार की आयुष्मान भारत जैसी विशाल स्वास्थ्य योजनाएं भी चल रही हैं। हाँ, ये तो है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन सरकार आज भी करोड़ों लोगों को सस्ता या मुफ्त अनाज पीडीएस के जरिए दे रही है। हमारे यहाँ अरबपति उद्यमी है, तो साथ ही मनरेगा जैसी योजना भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक है, जो गांव में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। सही कहा। शेयर बाजार नई ऊंचाइयां छू रहा है, स्टार्टअप कल्चर फल फूल रहा है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं पर सरकारी खर्च भी लगातार बना हुआ है। तो ये जो मिश्रण है, ये जो खिचड़ी है एक तरह से, क्या ये किसी सोची समझी रणनीति का नतीजा है या बस हालात के हिसाब से चीजें जुड़ती चली गईं? मेरे विचार में ये काफी हद तक व्यावहारिक जरूरतों और जमीनी हकीकतों का नतीजा है। ये किसी एक शुद्ध विचारधारा को अपनाने की कोशिश से ज्यादा जमीनी सच्चाई है। भारत जैसे विशाल, विविधता भरे और इतनी आकांक्षाओं वाले समाज में न तो पूरी तरह अनियंत्रित बाजार चल सकता है, न ही राज्य का पूर्ण नियंत्रण। भारतीय राज्य ने, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, हमेशा ये माना है कि कुछ बुनियादी चीजें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, इन्हें सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, ये बुनियादी जरूरतें हैं। बिल्कुल, इनका एक हद तक सामाजिकरण करना, यानी इन्हें पब्लिक जिम्मेदारी मानना, एक वैचारिक आग्रह से ज्यादा एक व्यावहारिक जरूरत रही है। लक्ष्य कभी बाजारों को खत्म करना नहीं रहा, बल्कि उन्हें सामाजिक सरोकारों
और कह सकते हैं मानवीय मूल्यों के साथ बैलेंस करना रहा है। ये एक लगातार चलने वाला संतुलन साधने का प्रयास है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प मोड़ ले रही है। जब आज नोएडा में या न्यूयॉर्क में कोई युवा पूंजीवाद की आलोचना करता है या समाजवाद की बात करता है, तो क्या वो वाकई सोवियत संघ जैसी व्यवस्था या सामूहिक खेती की मांग कर रहा होता है? शायद नहीं। बिल्कुल सही कहा। अक्सर ऐसा नहीं होता। जब लोग, खासकर युवा पीढ़ी, मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठाते हैं तो वो असल में कुछ बहुत ही बुनियादी मानवीय मूल्यों की मांग कर रहे होते हैं। निष्पक्षता मतलब फेयरनेस, सम्मान मतलब डिग्निटी, और एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिसमें उन्हें पीछे छूट जाने का डर ना हो। जब वो समाजवाद शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब अक्सर एक ऐसे समाज से होता है जहां सबकी बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा बिना ज्यादा चिंता के पूरी हो सकें, जहां आगे बढ़ने के मौके सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित ना हो, और जहां मुनाफा कमाने की होड़ इंसानी जरूरतों और पर्यावरण पर हावी ना हो जाए। और ये इच्छा, ये आकांक्षा कोई नई नहीं है, जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया था। हाँ बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप ने पुनर्निर्माण शुरू किया तो वहां वेलफेयर स्टेट्स यानी कल्याणकारी राज्यों का उदय हुआ। उनका आधार यही विश्वास था कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज में भरोसा भी फिर से जगाना होगा। ब्रिटेन की NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस, इसका क्लासिक उदाहरण है। वो इसी सिद्धांत पर बनी कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार है, ना कि कोई चीज जिसे सिर्फ पैसे वाले ही खरीद सकें। NHS बनाने वाले एन्यूरिन बेवन ने तर्क दिया था कि एक पूंजीवादी समाज को नैतिक और टिकाऊ बने रहना है तो उसे कुछ जरूरी सेवाओं का समाजीकरण करना ही होगा। और भारत में भी? हाँ, भारत में भी आजादी के बाद सार्वजनिक शिक्षा पर जोर, ग्रामीण विकास, सहकारी आंदोलन जैसे अमूल, इन सब के पीछे यही भावना थी। तो ऐसा लगता है कि शब्द भले ही बदल गए हों या थोड़े तीखे हो गए हों, लेकिन जो बुनियादी चिंताएं हैं वो वही हैं, एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण समाज की तलाश। शायद इसीलिए आज की बहस विचारधारा की शुद्धता से ज्यादा नतीजों पर, आउटकम्स पर केंद्रित हो रही है। लोग अब ये पूछ रहे हैं, भाई क्या ये सिस्टम काम करता है? किसके लिए काम करता है? क्या ये कमजोरों को सुरक्षा देता है? क्या ये कोशिश करने वालों को इनाम देता है बिना उनको सजा दिए जो दुर्भाग्य का शिकार हुए हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर हमें मौजूदा पूंजीवाद बनाम समाजवाद की बहस की कुछ सीमाओं को भी समझना होगा। कई बार ये बहस थोड़ी ऐतिहासिक रूप से अदूरदर्शी और जरूरत से ज्यादा सरल हो जाती है। जैसे जब दक्षिणपंथी खेमा समाजवाद को सीधे वेनेजुएला के आर्थिक पतन या स्टालिन के तानाशाही शासन से जोड़कर खारिज कर देता है, तो वह समाजवाद के दूसरे रूपों जैसे स्कैंडिनेवियन देशों के सोशल डेमोक्रेटिक मॉडल को नजरअंदाज कर देता है। हाँ, ये सरलीकरण तो होता है। बिल्कुल। इसी तरह जब वामपंथी खेमा हर तरह के पूंजीवाद को स्वाभाविक रूप से शोषक और अनैतिक बताकर उसकी निंदा करता है, तो वो उन तरीकों की अनदेखी कर देता है जिनसे आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं ने भी सामाजिक सुरक्षा जाल, मजबूत रेगुलेशन और पुनर्वितरण के जरिए करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही इन दोनों का मिश्रण है। और भारत में तो ये बहस और भी कई परतों से उलझी हुई है। यहाँ आर्थिक मुद्दे कभी भी सिर्फ आर्थिक नहीं होते, है ना? एकदम सही। भारत में आर्थिक नीतियां और बहसें अक्सर पहचान की राजनीति से, मतलब जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्रीय आकांक्षाओं से और ऐतिहासिक अन्याय की शिकायतों से गहराई से जुड़ी होती हैं। सामाजिक न्याय का मतलब तमिलनाडु में जो हो सकता है वो शायद उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में थोड़ा अलग हो। आर्थिक अवसरों तक पहुंच में जाति और समुदाय की भूमिका को हम अनदेखा कर ही नहीं सकते। सही बात। इसी तरह उपनिवेशवाद की विरासत ने हमारे संस्थानों, हमारी सोच और हमारी आर्थिक संरचना पर जो गहरे निशान छोड़े हैं, उन्हें भी इस बहस से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये सब मिलकर भारत के संदर्भ को बहुत ही अनोखा और बेहद जटिल बनाते हैं। इन तमाम जटिलताओं और चुनौतियों के बावजूद क्या इस बहस के होने में ही कोई सकारात्मक बात भी है? क्या ये किसी उम्मीद का संकेत है? निश्चित रूप से। ये बात कि लोग इन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और मौजूदा व्यवस्था से अगर असंतुष्ट हैं तो उसे आवाज दे रहे हैं, ये अपने आप में एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। ये दिखाता है कि लोग यथास्थिति, मतलब जो जैसा चल रहा है, उसे चुपचाप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये इस विश्वास का संकेत है कि समाज को बेहतर बनाया जा सकता है,
कि अर्थव्यवस्था सिर्फ शेयरधारकों के मुनाफे से आगे बढ़कर आम नागरिकों की भलाई के लिए भी काम कर सकती है, और ये कि सकारात्मक रचनात्मक बदलाव मुमकिन है। शायद ये असंतोष उन लोगों की आवाजें हैं जो महसूस करते हैं कि बाजार का वो जो जादू है वो उनके लिए काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। जिन लोगों को लगता है कि वो सिस्टम के हाशिए पर हैं, जिनके लिए बाजार में टिके रहना ही एक संघर्ष है, उनके लिए सिर्फ विकास के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो जानते हैं कि बहिष्कृत मतलब एक्सक्लूडेड महसूस करना कैसा होता है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बेहतर भविष्य का सपना देखना क्या होता है। उनकी आवाज़ सुनना, उनकी चिंताओं को समझना किसी भी सार्थक बहस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी गहन चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? निष्कर्ष क्या निकलता है? मेरे लिए तो एक बात साफ है कि पूंजीवाद या समाजवाद जैसे बड़े बड़े लेबलों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आम लोगों का वास्तविक जीवन अनुभव कैसा है, उनका सच क्या है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आज दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं और समाज किसी न किसी रूप में हाइब्रिड ही हैं। उनकी संरचना में पूंजीवादी तत्व हो सकते हैं, लेकिन उनकी आकांक्षाओं और सामाजिक नीतियों में समाजवादी भावना भी झलकती है। असली चुनौती किसी एक विचारधारा को चुनने की नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाने की है जो कुशलता, एफिशिएंसी को सहानुभूति, एम्पैथी के साथ और नवाचार, इनोवेशन को समावेशन, इंक्लूजन के साथ संतुलित कर सके। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे लगातार साधना पड़ता है। और भारत अपनी गहरी लोकतांत्रिक जड़ों, अपनी विविधता और व्यावहारिक समाधान खोजने के अपने लंबे इतिहास के साथ, हाँ, भारत इस वैश्विक संवाद में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, शायद नेतृत्व भी कर सकता है। हमें अपने आर्थिक विकल्पों से जुड़ी जो नैतिक जटिलताएं हैं, उन्हें स्वीकार करना होगा, उनसे मुंह नहीं मोड़ना होगा। इसका मतलब है कि हमें वैचारिक शुद्धता के मोह से बचना होगा, चाहे वो बाजार आधारित हो या राज्य आधारित। संतुलन साधने का निरंतर प्रयास करना होगा, और जो असंतोष की आवाजें उठ रही हैं, उन्हें खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि समाज के जुड़ाव और बेहतरी की सामूहिक इच्छा के संकेत के रूप में देखना होगा। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, असली लक्ष्य किसी वैचारिक युद्ध को जीतना नहीं है। असली लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां कम से कम लोग व्यवस्था की दरारों से गिरें और पीछे छूट जाएं। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का चुनाव कोई ये या वो वाला मामला नहीं है। ये एक निरंतरता है, एक स्पेक्ट्रम है। असली सवाल ये है कि भारत इस स्पेक्ट्रम पर अपनी सबसे सही जगह कैसे खोज सकता है। एक ऐसी जगह जो किसी किताबी हठधर्मिता से नहीं, बल्कि अपने करोड़ों लोगों की ठोस सच्चाइयों, उनकी ज़रूरतों और उनके आकांक्षाओं से निर्देशित हो। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी करने वालों और समसामयिक मामलों में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय पर आपके कोई और प्रश्न या विचार हो तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के विस्तृत विश्लेषण के साथ।